हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। हमारा ये जो थर्ड क्लास है ये हमारे पिछले क्लास का ही कंटिन्यू है जो हमने पेपर स्टार्ट किए थे। और इसमें आपको मैं लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सेक्शन ई का, जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी 11 मार्क्स का ही आता है। और यहाँ पे भी इन्होंने जो यूनिट टेस्ट लिया है उसमें भी 11 मार्क्स का दिया है। ठीक है। और यहाँ पे हमें करना क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है कंपनी कानून 2013 के अनुसार वार्षिक हिसाब। क्या करना है? कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार वार्षिक हिसाब तैयार करना होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि आपको वार्षिक हिसाब जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले उसका पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया करो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या पूरा फॉर्मेट याद है। अगर आपको पूरा फॉर्मेट याद नहीं है तो मैंने इसके भी आपके वीडियोस बना के दिए हैं आपको, आप उसको एक बार देख लो। जो तरीका है याद करने का वो आप उस पर समझ लो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको तरीके नहीं बता पाऊंगा याद करने का। तो कोशिश ये करना कि वो वाला क्लास जरूर देख लेना। ओके। अब यहाँ पे हमें देखो दो चीजें प्रिपेयर करनी है। एक है हमें लाभानी पत्रक प्रिपेयर करना है और एक हमें आर्थिक चिट्ठा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं लाभानी पत्रक। देखो मैं सवाल नहीं देखा अभी तक, मैं सबसे पहले फॉर्मेट ही तैयार करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा? कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट, ठीक है, परिशिष्ट 3 के अनुसार 31/3/2000 कितना है 17, 31/3/2017 का लाभ हानि पत्रक। ठीक है। तो अब लाभानी पत्रक हमें तैयार करना है तो इसका जो फॉर्मेट है वो देखो सबसे पहले क्या होता है। तो मैं फॉर्मेट बोलते जाता हूं, मन में दोहराते जाना। सबसे पहले ध्यान से सुनना। इसमें देखो सबसे पहले जो हम देखो हमें हमें जानना है हमने कितना लाभ कमाया। और लाभ कमाने का जो सबसे आसान तरीका है, मतलब लाभ जानने का, वो है हमने कुल कितनी आय कमाई उसमें से कुल खर्च माइनस कर दो। यानी पहला पॉइंट हो जाता है कुल आय जानने का। अब व्यवसाय में कुल आय क्या होता है? तो व्यवसाय में कुल आय होता है बिक्री। ध्यान से सुनना, बिक्री। और दूसरा होता है अन्य उपज। क्या होता है? बिक्री और अन्य उपज। बिक्री का जो पूरा नाम है वो है काम काज के विवरण। क्या नाम है? काम काज के विवरण में से उपज। ये है इसका पूरा नाम। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बिक्री। उसके बाद अन्य उपज, तो तीसरा हमारा क्या बनता है? तीसरा हमारा बन जाएगा कुल उपज। देखा मैंने कैसे बोला याद करने के लिए कि कुल उपज में से हम कुल खर्च माइनस कर देंगे या कुल आय में से। और कुल आय हमारी क्या बनेगी? व्यवसाय में दो ही बनती है, बिक्री और एक अन्य उपज। क्लियर है इतना? उसके बाद अगला, अब हमें निकालना है खर्च। हमारा जो चौथा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? खर्च। अब देखो खर्च में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। तो खर्च में जो जो चीजें पॉसिबल हैं उनकी बात करते हैं। व्यवसाय का जो सबसे बड़ा खर्च होता है, ध्यान से सुनना, व्यवसाय का जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है खरीदी। क्या होता है? खरीदी। यानी जितने का हमने माल खरीदा। और अगर हमने जितने का माल खरीदा अगर वो है तो वो लिख दो खरीदी। और उसके बाद अगला आपका जो आता है वो आता है स्टॉक में परिवर्तन। क्या आता है? स्टॉक में परिवर्तन। क्योंकि जो खरीदा है, ठीक है, खरीदा तो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास भी कुछ स्टॉक पड़ा होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉक में परिवर्तन। रुक जाओ बच्चों, परिवर्तन। उसके बाद आपका जो आएगा अगला सबसे बड़ा खर्च होगा वो होगा प्रत्यक्ष खर्च। मतलब व्यवसाय में कामकाज शुरू होता है उससे लेके जो कैटेगरी बनती है वहां से ऐसा शुरू होता है। पहले खरीदा, फिर स्टॉक चेक किया वो है कि नहीं, प्रत्यक्ष खर्च लाने जाने का। उसके बाद व्यवसाय में काम शुरू हो गया, तो काम शुरू हो गया तो सबसे पहले किसको खर्चा चुकाओगे? काम करने वालों को। तो यानी कि कामदारों से जुड़ा खर्च या मजदूरों से जुड़ा खर्च। तो कामदारों से जुड़ा खर्च। उसके बाद कामदार का खर्च हो गया, तो उसके बाद अगला खर्च कौन सा होगा आपका? वित्तीय लागत। क्या हो जाएगा आपका? वित्तीय लागत, यानी जो आपने लोगों से पैसे उधार मांगे होंगे। वित्तीय लागत हो गया, तो उसके बाद व्यवसाय में जो संपत्तियां यूज कर रहे हैं उनकी घिसाई, या कोई ऐसी संपत्तियां हैं जिसको अपलिखित करना है तो वो, तो घिसाई और अपलिखित। ठीक है, क्या हो जाएगी? घिसाई और
अपलिखित, और लास्ट में हमारा बनता है अन्य खर्च। लास्ट में हमारा क्या बनेगा? अन्य खर्च। क्लियर है इतना? उसके बाद इन सभी का टोटल जो यहाँ पे लिखा है, इन सभी का जो टोटल है वो हो जाएगा यहाँ पे कुल के नाम पे। किसके नाम पे हो जाएगा? कुल। किसका? ये खर्च का सारा। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम बनेगा यानी अगला नाम, वो थोड़ा ध्यान से देखना। ये रहा हमारा कुल उपज और ये रहा हमारा कुल खर्च। अब कुल उपज में से कुल खर्च माइनस कर दोगे तो यानी पॉइंट नंबर 5 वो बनेगा आयकर से पहले का लाभ। क्या बनेगा? आयकर से पहले का लाभ। जो भी होगा वो यहाँ पे हमें लिख देना होगा। फिर उसमें से हम माइनस करते हैं आयकर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टैक्स भरना ही पड़ता है ना, तो उसमें से माइनस करेंगे आयकर, और लास्ट में हमारा जो बनेगा वो बचेगा आयकर के बाद का प्रावधान। क्या बचेगा? आयकर के बाद का, सॉरी, आयकर के बाद का लाभ, प्रावधान नहीं, आयकर के बाद का लाभ। ये पहले का लाभ होगा, उसमें से आयकर माइनस करोगे तो आयकर के बाद का लाभ, तो ये बचेगा आपका लास्ट। क्लियर है इतना? ये है आपका लाभ हानि का फॉर्मेट। क्लियर है? अभी मैं लाइन में नहीं खींच रहा हूं, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट लेके आगे बढ़ जाता हूं। उसके बाद हमारा अगला बनता है आर्थिक चिट्ठा। तो हम सीधा यहाँ पे नाम लिख देते हैं आर्थिक चिट्ठा। अब आर्थिक चिट्ठा में क्या क्या चीजें आती है तो वो समझते जाओ। सबसे पहले देखो, आर्थिक चिट्ठा को क्या करो, जब भी आर्थिक चिट्ठा बनाने जाओ ना, तो दिमाग में ये रखना है कि आर्थिक चिट्ठा कितने पक्ष होंगे? 2 पक्ष होंगे। एक होगा आपका इक्विटी दायित्व। क्या होगा? इक्विटी दायित्व। ठीक है? एक क्या होगा आपका? इक्विटी दायित्व। ये हो गया इक्विटी दायित्व, जिसमें ये आपका एक पेज हो जाएगा। ठीक है? तो मैं एक पेज का मतलब, हाँ, इतना छोड़ देता हूं। और उसके बाद ये नीचे में आ जाता है संपत्ति, ये हमारा दूसरा पेज। तो दूसरा पेज में यहाँ पे मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना। कितने पक्ष हो जाएंगे? 2 पक्ष होंगे, एक इक्विटी और दूसरा हो जाएगा संपत्ति लेना। ओके? अब इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। यानी मैंने क्या किया? मैंने आर्थिक चिट्ठे के 2 भाग कर दिए, एक हो गया इक्विटी दायित्व और एक हो गया संपत्ति लेना। अब हम बात करेंगे इक्विटी दायित्व की। तो जब हम बात करेंगे इक्विटी दायित्व की, तो इक्विटी दायित्व में देखो 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। तो पहला आपका होता है शेयर धारकों के भंडोल। क्या होता है? शेयर धारकों के भंडोल। जैसा कह रहा हूं वैसे ही बोलते जाओ, शेयर धारकों के भंडोल। और दूसरा पार्ट होता है दायित्व का। दूसरा पार्ट क्या होता है? दायित्व का। शेयर धारकों के भंडोल यानी कि ये जो इक्विटी लिखा है ना, यही हमारा ये हो गया। दायित्व को तो नीचे लिख दिया मैंने। शेयर धारकों के भंडोल में 2 चीजें होती है। पहला होता है शेयर पूंजी। पहला क्या होता है? शेयर पूंजी। और दूसरा होता है अनामत और आधिक्य। सॉरी, दूसरा ना कि तीसरा। दूसरा क्या होता है? अनामत और आधिक्य। क्लियर है इतना? तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दायित्व की। तो दायित्व देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बिन चालू और एक होता है चालू। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं बिन चालू। पहले क्या लिखता हूं मैं? बिन चालू। अब बिन चालू में क्या क्या होता है वो समझो पहले। तो हम बात करते हैं बिन चालू की। तो बिन चालू में जो आपका पहला दायित्व होता है वो होता है दीर्घकालीन उधार ली रकम। क्या होगा? दीर्घकालीन उधार ली रकम। उसके बाद होता है इसमें अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। उसके बाद हमारा होता है इसमें दीर्घकालीन प्रावधान। क्या होता है? दीर्घकालीन प्रावधान। ये था हमारा बिन चालू दायित्व। फिर मैंने क्या कहा? दायित्व में कितने पार्ट होते हैं? 2। एक होता है बिन चालू और एक होता है आपका चालू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चालू दायित्व। अब चालू दायित्व में क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखना है वो भी मैं तरीका आपको बता देता हूं। सबसे पहला चीज ये याद रखना है कि ये जो ऊपर लिखा ना वही 3 नीचे भी होंगे। सिर्फ बीच में एक लाइन छोड़ देना दूसरे नंबर पे। तो पहले जो ऊपर लिखा वही लिख लें। तो दीर्घकालीन होगा तो ये कौन सा होगा? अल्पकालीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्पकालीन उधार ली रकम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक लाइन छोड़ के मैंने बोला ना, यहाँ पे हो जाएगा अन्य अल्पकालीन
जिम्मेदारी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्पकालीन प्रावधान। क्या हो जाएगा? अल्पकालीन प्रावधान, यानी जो ऊपर लिखा है वही सेम यहाँ पे भी लिखना है। अब बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो बीच में एक लाइन छुड़वाया है वो हो जाएगा व्यापारी देना। क्या हो जाएगा? व्यापारी देना। तो ये तुम्हें याद रखना है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो क्या है? व्यापारी देना। क्लियर है? इतना इतना खत्म होने के बाद ये हमारा दायित्व का पार्ट था। उसके बाद मैंने यहाँ पे संपत्ति का पार्ट बनाया है। तो संपत्ति के पार्ट में याद रखना है, दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक बिन चालू और एक चालू। ठीक है, एक होती है बिन चालू और एक होती है चालू। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बिन चालू की। ऐसे 8-8 10 लाइन छोड़ दिया करो, फॉर्मेट फटाफट लिख लिया करो। तो हम स्टार्ट करते हैं सीधा। तो बिन चालू की जब हम बात करेंगे तो बिन चालू में क्या क्या होगा? सबसे पहला होता है स्थायी संपत्ति। क्या होगा? स्थायी संपत्ति। सबसे पहले क्या होगा? स्थायी संपत्ति। अब स्थायी संपत्ति में दो तरह के होते हैं, एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका दीर्घकालीन विनियोग। क्या आ जाएगा? दीर्घकालीन या बिन चालू विनियोग। दीर्घकालीन विनियोग, क्योंकि हमने हो सकता है दूसरे कंपनी में भी पैसा विनियोग किया हो। उसके बाद नंबर 3, दीर्घकालीन लोन और एडवांस। क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन लोन और एडवांस। और लास्ट में जो बनेगा वो होगा आपका अन्य दीर्घकालीन संपत्ति। क्या बनेगा? अन्य बिन चालू या दीर्घकालीन। तो चलो मैं बिन चालू लिखता हूं, वो थोड़ा अच्छा लगता है। अन्य, एक मिनट, अन्य बिन चालू संपत्ति। ठीक है, अब बात करते हैं चालू संपत्ति की। तो चालू संपत्ति में याद रखना है, ये तीन तो कॉमन है। पहला नाम क्या रहेगा? अल्पकालीन हो जाएगा, दीर्घ नहीं होगा। अल्पकालीन विनियोग, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे याद रखना। ये तीन नाम तो कॉमन है, यानी पहला नाम तो हो जाएगा अल्पकालीन विनियोग। क्या हो जाएगा? अल्पकालीन विनियोग। बीच में 3 लाइन छोड़ देना है। कितना लाइन छोड़ देना? 3 लाइन। और उसके बाद लास्ट के जो दो थे वो कॉपी पेस्ट कर देना, यानी कि ये दोनों क्या नाम है? दीर्घकालीन लोन और एडवांस और अन्य बिन चालू संपत्ति। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो दीर्घकालीन के बदले में यहाँ पे क्या लिखना? अल्पकालीन। तो अल्पकालीन लोन और एडवांस। ठीक है, और इसके बाद यहां पे आपको क्या लिखना है? अन्य अल्पकालीन या अन्य चालू संपत्ति। ठीक है, अब ये बीच में मैंने 3 क्यों छुड़वाया, तो वो याद रखना है। आप क्या याद रखना है? इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले आता है आपका माल सामग्री। क्या आएगा? माल सामग्री। फिर आएगा व्यापारी लेना, और तीसरा आएगा रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। क्या आएगा? रोकड़ और रोकड़ समकक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट। देखो मैक्सिमम 10 से 11 मिनट लगेगा आपको फॉर्मेट लिखने में। मैं बोल बोल के लिख रहा हूं इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी जब आप फॉर्मेट लिखने बैठोगे तो 10 से 11 मिनट दोनों का लिखने में लगेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 10 से 11 मिनट लगेगा दोनों का फॉर्मेट लिखने में। तो पहले पूरा फॉर्मेट ऐसे लिख लिया करो, और लाइन खींचने में तो ज्यादा टाइम जाएगा नहीं। ठीक है, अब मेरा ज्यादा जाएगा हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं होता है, ना ही मेरे पास स्केल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन कैसे खींचना है आपको वो भी दिखा देता हूँ। टोटल 3 लाइनें बनेगी, तो मैं लाइन नहीं खींच रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ हेडिंग हिंट दे देता हूँ कि एक ऐसे लाइन बन जाएगी, फिर एक इधर बनेगी और एक बाहर बनेगी। मतलब आपका ये जो हो जाएगा नोट नंबर होता है, इसको टिप्पणी बोलते हैं, अमाउंट की 2 कॉलम बन जाएगी। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें ऊपर से रकम कॉपी पेस्ट करना है। सबसे पहला नाम लिखा इक्विटी शेयर पूंजी। तो शेयर पूंजी का तो मैंने क्लियरली यहाँ पे देखो लिखा ही है, शेयर पूंजी। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, हम कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। तो शेयर पूंजी इनर कॉलम मतलब 2 कॉलम बनाया ना मैंने। इससे मैंने क्या बोला? 2 आपको बनाना है, एक टिप्पणी का फिर 2 रकम का। ये टिप्पणी का हो गया, ये 2 रकम का हो गया। तो इनर कॉलम में कितना लिखोगे? 2,40,000 रुपए। कितना लिखोगे? 2,40,000 रुपए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखना है?
उसके बाद है ऑफिस और बिक्री खर्च। क्या है अगला? ऑफिस और बिक्री खर्च। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये जो ऑफिस और बिक्री खर्च है ये कहाँ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स दिए हैं, खरीदी, स्टॉक में, प्रत्यक्ष, कामदार, वित्तीय, घिसाई। क्या इनसे कहीं जुड़ा लग रहा है ऑफिस का? तो बिल्कुल नहीं। तो आपका बचा क्या? अन्य खर्च। तो जब बचा आपका अन्य खर्च तो वहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना ऑफिस और बिक्री खर्च। ब्रैकेट में इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूं ताकि सामने वाला जो चेकर है उसको पता भी रहे कि तुमने कौन सी रकम लिखी है। तो ये रकम कितनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका कितना है? 24,000 रुपए। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24,000 रुपए। फिर ऊपर चलते हैं। अब अगला है खरीदी। खरीदी कितना? 4,26,000। तो खरीदी का तो कॉलम ही बनाया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे खरीदी में लिख देंगे 4,26,000। ठीक है। फिर उसके बाद अगला कॉलम है आपका 10% के डिवेंचर। अब 10% के डिवेंचर ये हमारे लिए क्या होता है? लोन एक तरह का होता है। हमने लोगों से लोन लिया है, ऋण लिया है। और ये जो ऋण होता है ये कैसा होता है? दीर्घकालीन होता है। तो दीर्घकालीन उधार ली रकम नाम का हेडिंग बनाया था हमने। तो वहीं पे चल के हमें दीर्घकालीन उधार ली रकम में इनर कॉलम में लिखना है और रकम जो है आपका वही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कितना करना है? 1,20,000। फिर आगे बढ़ते हैं और ऊपर चलते हैं। ऊपर उसके बाद चलोगे तो आगे लिखा हुआ है बिक्री। और बिक्री कितना लिखा हुआ है? 9,60,000 रुपए। कितना लिखा हुआ है? 9,60,000 रुपए। तो बिक्री का तो क्लियरली हेडिंग है, कितना है? 9,60,000 रुपए। अब ये देखो ये अकेला है, ठीक है, अकेला है नहीं, दो है, बिक्री और अन्य उपज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9,60,000 रुपए इनर कॉलम में, फिर तब टोटल करके बाहर लिखेंगे। ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये भी एक तरह की संपत्ति होती है, लेकिन कौन सी संपत्ति होती है वो आपको समझना जरूरी है। तो याद रखना है कि सॉफ्टवेयर होती है आपकी अदृश्य संपत्ति। कौन सी होती है? अदृश्य संपत्ति। तो यहाँ पे नीचे चलोगे जब अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे हमने बनाया है अदृश्य संपत्ति। अब ब्रैकेट में आप कंफर्मेशन के लिए लिख देना सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब रकम इतना कितना है सॉफ्टवेयर का? तो सॉफ्टवेयर का रकम है 120। तो यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? मजदूरी। अब मजदूरी कहाँ जाएगा? तो मजदूरी जो है हमारा प्रत्यक्ष खर्च में आता है, तो प्रत्यक्ष खर्च में लिख देते हैं मजदूरी। तो मजदूरी आपका कितना दिया हुआ है? 24,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24,000 और ब्रैकेट में लिखना है तो मजदूरी लिख दो, क्योंकि नाम क्लियरली मेंशन नहीं है तो पता चलना चाहिए ना कहाँ लिखा आपने। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला है आपका मजदूरी के बाद है डिबेंचर का ब्याज। तो डिबेंचर का ब्याज क्या है? हमारा वित्तीय लागत में आएगा। कहाँ आएगा? वित्तीय लागत में। याद रखना ये कहाँ जाता है? वित्तीय लागत में। तो डिबेंचर का ब्याज चलते हैं और वित्तीय लागत में यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपए। और लिखना है तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डिबेंचर ब्याज। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर। अगला है वेतन। तो वेतन किसको हम देते हैं? कर्मचारी को। तो कर्मचारी से जुड़ा खर्च मैंने यहाँ पे लिखा ही है। और कर्मचारी से जुड़ा खर्च कितना है? 3,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,00,000 रुपए। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये भी एक तरह का उधार ली रकम है, लेकिन ये अल्पकाल के लिए होता है। तो अल्पकालीन उधार ली रकम हमने बनाया है। और अल्पकालीन उधार ली रकम कितना है? 14,400 रुपए। तो वो यहाँ पे हमें लिख देना है 14,400 रुपए अल्पकालीन उधार ली रकम। ब्रैकेट में लिखना है तो BOD लिख देना, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। और ये जो 3,00,000 रुपए लिखा था इसके सामने भी हम लिख देते हैं कर्मचारी से जुड़ा हुआ खर्च, ब्रैकेट में वेतन। ठीक है, बस कंफर्मेशन करने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऊपर। उसके बाद अगला है जमीन मकान। तो जमीन मकान कहाँ जाएगा? तो आपकी दृश्य संपत्ति में, आपके पास है दृश्य संपत्ति। तो नीचे चलेंगे, थोड़ा इसमें क्या ऊपर नीचे ज्यादा करना पड़ जाएगा, इसके लिए आपको इसको थोड़ा क्लास को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तो थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको भी। तो यहाँ पे लिखेंगे जमीन मकान। ठीक है। कितना है जमीन मकान? तो जमीन मकान की कीमत जो है आपकी 228 है। ठीक है। ओके, ऊपर चलते हैं अभी।
उसके बाद आपका अगला है प्रारंभिक स्टॉक। क्या है अगला आपका? प्रारंभिक स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना? 36,000। तो चलते हैं प्रारंभिक स्टॉक में। अब प्रारंभिक स्टॉक कहाँ आता है वो समझो। तो प्रारंभिक स्टॉक के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमारा स्टॉक में परिवर्तन होता है, ठीक है, क्या हमारा जो स्टॉक में परिवर्तन होता है, इसी में हम लिखते हैं प्रारंभिक माइनस अंतिम। हम क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका फॉर्मेट होता है प्रारंभिक माइनस अंतिम। क्या होता है? प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो प्रारंभिक स्टॉक कितना है आपका? तो वो आप देख लो एक बार। तो प्रारंभिक स्टॉक है आपका 36,000। कितना है आपका? 36,000। क्लियर है? तो वो यहाँ पे लिख देना है। याद रखना है क्या फॉर्मेट है? प्रारंभिक माइनस अंतिम। तो ये जो है, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये ब्लैक के बीच में क्लियरली दिखे कि तुमने क्या किया है, माइनस किया है। ओके, अभी 36,000 मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद अगला है प्राप्त बट्टा। तो प्राप्त बट्टा हमारा कहाँ चला है? अन्य उपज में। और प्राप्त बट्टा कितना है? प्राप्त बट्टा है 15,600 रुपए। तो वो हमें लिख देना है 15,600 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देनदार। नेक्स्ट क्या हमारा? देनदार। और देनदार जो है वो आपका जाएगा व्यापारी लेना में। तो व्यापारी लेना तो आपने बनाया है संपत्ति में, तो चलते हैं और वहीं पे लिख देते हैं व्यापारी लेना में। रकम कितना दिया हुआ है? तो रकम दिया 1,80,000। ठीक है, वो हमने लिख के खत्म कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। 180। उसके बाद अंतिम माल का स्टॉक दिया है 42,000 रुपए। तो याद रखना है अंतिम माल का स्टॉक, ये देखो ये समायोजन है। ये दोनों जानकारियां क्या है? समायोजन। और समायोजन की हमेशा कितनी एंट्री होती है? 2। तो अंतिम स्टॉक की 2 एंट्री होगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है मैंने प्रारंभिक माइनस अंतिम। कौन से में? ये स्टॉक में परिवर्तन में। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ऐसे स्टॉक में परिवर्तन में अंतिम लिखेंगे। कितना है? 42,000। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 42,000। ये माइनस करना, ये याद रखना है। उसके बाद आपका एक होता है माल सामग्री का फॉर्मेट, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 42,000। ठीक है, तो यहाँ पे 42,000 लिख देना है। उसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर में नेक्स्ट है हमारा करवेरा का प्रावधान 50%। तो करवेरा का प्रावधान 50%, तो ये जब हमें लाभ मिलेगा तब करेंगे ना, इसको लास्ट में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा। हमने क्वेश्चन को जो भी था, जो भी जानकारी थी, फटाफट हमने लिख दिया है। जो जानकारियां नहीं मिली है उनके सामने क्या करते जाना? ऐसे डैश करते जाना। ठीक है, जो नहीं मिली उनके सामने क्या कर देना? डैश कर देना। अब अगला काम ये होगा कि आपको टोटल करना है। देखो ये जो हेडिंग बनती गई ना, उनका टोटल, पहले इसका टोटल, ठीक है, फिर इसका टोटल। तो सबसे पहले हम इसका टोटल करते हैं। तो 9,60,000 प्लस 15,600, तो ये हो जाएगा आपका 9,75,600 रुपए। फिर इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल करने के लिए कैलसी निकालते हैं। 4,26,000, 24,000, 3,00,000, फिर 12,000 और 24,000। तो ये हो रहा है आपका 7,86,000 रुपए। कितना हो रहा है? 7,86,000। रुक जाइए एक मिनट, ये 4,26 नहीं है खरीदी यार, 4,26,000, हाँ 4,26 ही खरीदी। प्राप्त बटा 15,600 है। हम्म। अच्छा देखो, एक चीज अभी बाकी रह गया था। तो जैसा मैंने कहा था वो, उसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो ये स्टॉक में परिवर्तन यहाँ पे 36 और यहाँ पे 42 है। ठीक है, और 36 में से 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6,000 आएगा। लेकिन वो माइनस में रहेगा, क्योंकि 36 कम है, 42 ज्यादा है, तो ये माइनस में होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो टोटल है वो आपका आ जाएगा 7,80,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 7,80,000 रुपए। उसके बाद अगला काम क्या है कि हमें कुल उपज में से, यानी ये जो रकम आई है उसमें से हमें ये रकम माइनस कर देना है। ठीक है, तो 9,75,600, 9,75,600 माइनस 7,80,000, तो कितना बचेगा? 1,95,600। तो यहाँ पे बचेगा 1,95,600 रुपए। यह है आयकर से पहले का लाभ। अब इसमें आयकर माइनस करना कितना परसेंट? 50%। तो आयकर में 50% माइनस करोगे तो गुणे 50% कर दो, तो ये हो जाएगा 97,800 रुपए। तो बचेगा कितना? ये बचेगा 97,800 रुपए। सिंपल।
ठीक है। अगर 50% टैक्स हो गया तो लाभ कितना बचेगा? 97,800 रुपए। अब थोड़ा तुम्हें याद क्या रखना है कि जो ये आयकर होता है ये हमारा प्रावधान होता है, और आयकर के नाम का एक हेडिंग भी होता है। यहाँ पे कहा गया दायित्व हमारा ये रहा, इसमें हम लिखते अल्पकालीन प्रावधान। याद रखना है आयकर का प्रावधान इसी में जाता है, तो यहाँ पे जाएगा 97,800 रुपए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद ये रखना है कि ये जो आयकर के बाद का लाभ होता है, क्या? आयकर के बाद का लाभ, ये हमारा हमारा जाता है अनामत और आधिक्य में, यानी एक एंट्री यहाँ पे और चली जाएगी। क्लियर है इतना? अब ये यहाँ पे क्यों जाता है, इसका लॉजिक जो है वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जैसे वार्षिक हिसाब में करते थे चैप्टर नंबर 2 में साझेदारों में, कि भाई जो लाभ होता था वो अगले अगले खाते में ट्रांसफर करते जाते, सेम वही यहाँ पे लाभ हानि को ट्रांसफर किसमें कर देंगे? आर्थिक चिट्ठा में। सेम लॉजिक है, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। ओके। अब अगला काम क्या है कि ये जो खाते हैं इनका टोटल करते जाओ, तो इसका जो टोटल करोगे तो 240 प्लस 97,800, तो ये हो गया आपका 3,37,800। फिर यहाँ पे इसमें तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये डैश डैश हो गया, तो ये बचा कितना? 1,20,000। ठीक है। और इसमें 14,400 और 97,800 है, तो 14,400 प्लस 97,800 ये हो गया 1,12,200। अब इसका टोटल कर दो। इसका टोटल करोगे तो कितना है? 3,37,800 प्लस 1,20,000 प्लस 1,12,200, तो ये हो गया आपका 5,70,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो दायित्व पक्ष का टोटल आएगा वो आएगा 5,70,000 रुपए। ये आपको याद रखना है। अब उसी के साथ चलते हैं संपत्ति पक्ष में। तो संपत्ति पक्ष में भी देखो इसमें कुछ आया नहीं, तो डैश करते जाओ और यहाँ पे टोटल कर दो। 228 प्लस 1,20,000, तो ये आपका हो जाएगा 3,48,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रकम है, यहाँ पे भी देखो कुछ आया नहीं, तो जो जो नहीं आया उसमें बस क्या करते जाओ? डैश कर दो और यहाँ पे कॉपी कर दो। 42,000 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा? 2,22,000। कितना हो जाएगा? 2,22,000। ऊपर कितना आया है? 3,48, नीचे है 2,22, तो 3,48 और 2,22 इसका टोटल कर दो। 3,48 और 2,22, तो ये भी हो जाएगा आपका 5,70,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 5,70,000। क्लियर है? तो इस तरह से आपका आर्थिक चिट्ठा भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो लाइन वाइन खींचना है वो लाइन खींचना मैंने नहीं किया है, वो आप कर लेना। बाकी फॉर्मेट कैसे लिखना है वो मैंने आपको समझाया, और इसी तरह से एग्जाम में फॉर्मेट लिखना है। अब देखो मेरा फॉर्मेट लिखने का काम जो था वो 10 ही मिनट में हो गया था, बाकी मेरा रकम लिखने में टाइम गया क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आप 2-3 सवाल प्रैक्टिस करोगे तो आपको रकम का भी पता चल जाएगा, और रकम का याद कैसे करना कि कौन सा नाम किसमें जाता है उसका भी हिंट मैंने आपको समझाया वीडियोस में, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो भी चीजें हैं वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताता रहूंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दिया करो, और बाकी कमेंट वमेंट है कुछ अच्छा बुरा जो भी है वो करते रहते हो, मतलब करते रहना, करते तो हो नहीं, फिलहाल करते रहना। कुछ बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स देते तो अच्छा लगता है, आप भी दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।